फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार मैं देख लेती हूँ, ऑडियो वीडियो सब क्लियर होगी होपफुली। बहुत बढ़िया, ग्रेट, अच्छा बहुत बढ़िया, बताइए एक बार, ग्रेट जॉब, बहुत बढ़िया। हो गॉड बताइए। बहुत बढ़िया, आंसर्स नहीं आ रहे हैं आप लोग के। देखो क्वेश्चन है चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू मैचुरेशन, यानी परिपक्वता के कारण होने वाले व्यवहार में परिवर्तन को हम लर्निंग कह सकते हैं। ये पूछा है हमसे, क्या हम परिपक्वता के कारण होने वाले व्यवहार को लर्निंग कह सकते हैं? नो, यस, अनडिसाइडेड या समटाइम्स? बताइए एक बार, बताइए एक बार क्या इसका सही आंसर होगा। अलग अलग आंसर्स आप लोग कह रहे हैं, नोटिफिकेशन में प्रॉब्लम रहती है। बताइए एक बार, अटेंडिंग फर्स्ट टाइम, बहुत बढ़िया शिल्पी। अब बात नहीं करेंगे, चलिए यहां पर आइए। आंसर क्या होगा इसका? नो। जो मैचुरेशन है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है अगर मैं कहूं तो, है ना, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो समय के साथ आती है आपकी हेरिडिटी के कारण। और जो लर्निंग है, जिसको बेसिकली बिहेवियरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, जहां जो यहां पूछा है वो है प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस या एफर्ट के बेसिस पे जो व्यवहार में परिवर्तन आए उसको हम लर्निंग कहते हैं। मैचुरेशन के लिए जरूरी नहीं आपको प्रैक्टिस और एफर्ट की, ये नेचुरली भी आपकी एज के साथ आ सकता है। आपकी मसल्स में जान आ जाएगी, आप पहले रिमोट नहीं उठा पाते थे, फिर आप 1.5 साल के हुए, 2 साल के हुए, आपकी जो मैच्योर हुई वो जो बॉडी है, जो भी एक पार्ट है, वो फिर ये काम कर पाएगा। ठीक है, आप 5 साल की उम्र में प्याजे नहीं समझ सकते, बाद में आप समझ सकते हैं। तो वो एज के साथ भी मैचुरेशन आता है, जिसको इंपॉर्टेंस प्याजे ने भी दी है। ठीक है बात। तो आंसर जो है, मैचुरेशन और लर्निंग में डिफरेंस है। मैचुरेशन और लर्निंग में क्या डिफरेंस है वही हमने अभी डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज थिंकिंग, यानी थिंकिंग क्या है, यानी चिंतन क्या है। यूज ऑफ सिंबल्स, यूज ऑफ लैंग्वेज, परसेप्चुअल प्रोसेस, कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या है। अगर हम बात करें, जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया आशा, कोई बात नहीं प्रशांत, बताइए एक बार, व्हाट इज थिंकिंग, चिंतन क्या है। चिंतन क्या है? यूज ऑफ सिंबल्स। हम बेसिकली जो हमारा दिमाग है वो इमेजेस में भी सोचेगा, वर्ड्स का हम यूज कर सकते हैं, है ना। ये सब सिंबल्स हैं जिनका, प्रतीकों का हम इस्तेमाल करके क्या कर पाते हैं, सोच पाते हैं। तो सिंबल्स, यूज ऑफ सिंबल्स थिंकिंग कह सकते हैं हम बहुत हद तक। ठीक है बात। सिर्फ लैंग्वेज का यूज या परसेप्चुअल प्रोसेस, कॉन्सेप्ट लर्निंग, इन सबसे बेहतर ऑप्शन रहेगा यूज ऑफ सिंबल्स। ठीक है बात। इसमें आपकी लैंग्वेज भी आ जाएगी, इसमें आपका इमेजेस भी आ जाएंगे, इसमें आपके और कॉन्सेप्ट्स भी आ जाएंगे। द नेम ऑफ द थ्योरी एडवोकेटिंग सडन सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज, भाई वो कौन सी एक थ्योरी है जो समस्या के अचानक से समाधान को सही मानती है, कह सकते हैं कि समस्या का समाधान अचानक भी हो सकता है, सॉल्यूशन आपको एकदम से सडन तरीके से भी आ सकता है। ये कौन सी थ्योरी मानेगी? पहला ऑप्शन है ऑपरेंट लर्निंग, थ्योरी ऑफ इनसाइट, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, या फिर कंडीशनिंग। आंसर कीजिए एक बार। अपेक्षा ये एक बार मैं पता करवा लूंगी। बिल्कुल आ सकते हैं रुचि, कोई बात नहीं शालू, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल छुटकी मिल जाएगी। थियरी ऑफ इनसाइट या इनसाइटफुल लर्निंग, यानी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है इसको। किसने दिया था इसको? बताइए एक बार फटाफट से कमेंट करके। वोल्फगैंग कोहलर ने। वोल्फगैंग कोहलर, इन्होंने कुछ चिंपैंजी थे जिन पर प्रयोग किए थे और उसके आधार पर ये थ्योरी निकल करके आई थी कि एकदम आहा मोमेंट, जो एकदम बल्ब जलना है ना, सडन सॉल्यूशन, आहा मोमेंट से भी इसको जोड़ा जाता है, यूरेका से भी इसको जोड़ा जाता है। यूरेका मतलब मिल गया। ठीक, जैसे आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल था उसमें ये चीज यूज हुई है। तो एकदम से अचानक से आइडिया आया, आप अटके हुए थे किसी सवाल में और दिमाग आपको नहीं पता वो कहां काम कर रहा था, एकदम से आपको अचानक से आइडिया आएगा, वो सॉल्व हो जाएगा, तो एकदम से दिमाग की बत्ती जलेगी, ये कह सकते हैं। तो थियरी ऑफ इनसाइट इज गिवन बाय वोल्फगैंग कोहलर, जो कि एक गेस्टाल्टवादी हैं। गेस्टाल्टवादी कैसे देखते हैं? समग्र रूप में देखते हैं अधिगम को, तो ये गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। गेस्टाल्टवाद के जो जनक हैं वो है वर्टहाइमर, इसके अलावा कोहलर, कोफ्का, वर्टहाइमर, ये सब जुड़े हुए हैं किससे? गेस्टाल्टवाद से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक बार, सेंसेशन इज अ गेटवे ऑफ नॉलेज, भाई जो सेंसेशन है, जो अनुभूति है, संवेदना है, किसका प्रवेश द्वार है? ज्ञान का। बताइए एक बार ये स्टेटमेंट जो है किससे रिलेटेड है? मेंटल डेवलपमेंट से, फिजिकल से, अटेंशन डेवलपमेंट या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट? आंसर कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई बात नहीं उषा जी, कई दिन हो गए शायद प्रैक्टिस किए, कई कहां, 2 दिन हुए होंगे मुश्किल से, परसों तो हमने पढ़ाई की थी आई थिंक। बहुत बढ़िया, 9 सही है, बहुत बढ़िया। सुल्तान पर इनका एक्सपेरिमेंट था जो बहुत फेमस है, कई सारे चिंपैंजी थे बट सुल्तान नाम का जो चिंपैंजी था कोहलर का, वो फेमस हुआ। कौन है विनोद करने वाला? नितेश जी, पढ़ाई कीजिए। यहाँ विनोद नहीं, प्याजे कहिए, कोहलर कहिए, कोहलर कहिए, विनोद मत कहिए, है ना। बताइए एक बार आंसर क्या होगा? मेंटल डेवलपमेंट। आपका जो मानसिक विकास है वो आपके सेंसेशन इज अ गेटवे ऑफ नॉलेज। आप सेंसेस से परसेप्शन बनाएंगे, परसेप्शन से कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे, ये सारी प्रक्रिया कहां होगी? मानसिक विकास में होगी, मेंटल डेवलपमेंट के अंदर होगी। इसलिए जुड़ा हुआ है मेंटल डेवलपमेंट से। अटेंशन डेवलपमेंट जैसा हमने तो कुछ पढ़ा नहीं है, प्रकार जो है विकास के, हमने सिर्फ डेवलपमेंट के 4 ब्रॉड कैटेगरीज पढ़ी हैं, इवन 3 ही कहेंगे ब्रॉड भी, क्योंकि सोशल और इमोशनल एक साथ जुड़े हुए हैं। फिजिकल, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, और जिसको हम कहते हैं मॉरलिस्टिक, या फिर इसको हिंदी में कहेंगे नैतिक विकास। ठीक, और आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इससे जुड़ी हुई है क्या? लैंग्वेज, और सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट जो है आपस में जुड़े हुए हैं, और यहाँ से आपका जेंडर भी यहीं से प्रभावित होगा, है ना। तो ये बेसिक बातें हैं। फिजिकल से मोटर डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक बार, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू ट्राई डायमेंशनल थ्योरी इज, 3D थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है इस थ्योरी को, जेपी गिलफर्ड ने दी थी अगर आपको याद ना हो। कितने फैक्टर्स इसमें
होने चाहिए या हैं, ये हमसे पूछा है, फटाफट से बता दीजिए। थोड़ा सा दिमाग बचाएंगे, कल से थोड़ी थ्योरीज वगैरह भी करना स्टार्ट करेंगे। बताइए एक बार 150, 110, 135 या 120 क्या सही आंसर होगा? जवाब दीजिए आप, मैं जवाब चाहती हूँ, है ना। अशोक बता देंगे जब भी आएगी। आंसर कीजिए एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट वर्क। 8 मिनट में कुछ 5 क्वेश्चन कर लिए हमने, मतलब अच्छा एवरेज है। अगर आप किताब खोल के भी सॉल्व करते हैं 10 क्वेश्चन को तो कम से कम 20 मिनट लग जाते हैं कई बार, क्योंकि हम प्रॉपर आंसर भी चेक करेंगे पीछे, फिर सोचेंगे भी ये गलत हुआ, सही हुआ तो क्यों हुआ, है ना। तो टाइमिंग अपनी सही रहती है। आप 10 क्वेश्चन के लिए, 12 क्वेश्चन के लिए 20 से 30 मिनट निकाल करके आइए। बताइए एक बार कितने फैक्टर्स होंगे? इसमें मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, डी कह रहे हैं कई लोग। देखो 120 इनिशियली था, बट जब हमें अपडेटेड दिया हुआ है तो हम उसकी तरफ जाएंगे ना। तो 150 इसके बाद था, आज की डेट में 180 है। 180 है। इसमें 3 एस्पेक्ट हैं जेपी गिलफर्ड की, 3 डायमेंशनल है ना। तो 3 डायमेंशन हुई, एक है कंटेंट, दूसरा है ऑपरेशन, तीसरा है प्रोडक्ट। ठीक, तो ये 3D थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आप इसको कह सकते हो। एक क्यूब जैसा इसमें बनेगा और 3 डायमेंशंस होंगी, जिसमें एक है कंटेंट, दूसरा है प्रोडक्ट और तीसरा है ऑपरेशन। इसके अंदर से नहीं पूछता, बट ये तीनों चीज आपको पता होनी चाहिए। इनिशियली शुरुआती दौर में 120 एलिमेंट थे, फिर 150 हुआ, अब 180 है। तो इसमें 180 का ऑप्शन नहीं है, इसलिए 150 को हम टिक करेंगे। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिस स्टेज इज आल्सो कॉल्ड अ पीरियड ऑफ स्यूडो मैच्योरिटी। स्यूडो कह सकते हैं फैब्रिकेटेड, या एक तरीके का झूठा कह सकते हैं, मिथ्या कह सकते हैं। मतलब वो असली परिपक्वता नहीं है, वो दिखावटी परिपक्वता है, नकल है एक तरीके की परिपक्वता की, परिपक्व होने की। तो वो कौन सी एज है जिसमें बच्चा नकल करेगा, अपने आप को मैच्योर समझेगा, एकदम एक्ट करेगा किसके जैसे, जैसे कि वो बहुत मैच्योर है। तो इन्फेंसी है, ये चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है, मैच्योरिटी है। एक बार आप लोग कीजिए आंसर, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। बताइए। परमानंद जी बता देंगे, अभी मैं आज फाइनल बात करके बता दूंगी आपको। मिनी मोनिका बिल्कुल सही कह रही है। रॉस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सूडो मैच्योरिटी की जो एज है वो है चाइल्डहुड। जो बाल्यावस्था है वो सूडो मैच्योरिटी, बच्चा मैच्योर नहीं हुआ, बट वो बिहेव ऐसे करेगा कई चीजों में। कई बार बच्चे बिल्कुल किसी का रोल भी करने लगते हैं, या बहुत बड़ा हो गया हूं मैं, इस तरीके की फीलिंग भी आएगी उनमें, है ना। तो ये सूडो मैच्योरिटी का काल है, यानी कि मिथ्या कह सकते हो, या नकली मैच्योरिटी भी कह सकते हो, इसको बनावटी भी कह सकते हो, है ना। ये उसने अपने दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट किया, अगर हम कहें तो ये है चाइल्डहुड। वो बड़ों के जैसा बिहेव कर सकता है, बट वो रियल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ बैकवर्डनेस। कई बार बच्चे जो है वो पिछड़े रह जाते हैं एजुकेशनल वर्क में कह सकते हैं तरीके से। तो पिछड़ेपन का कौन सा कारण नहीं है? नॉट पूछा है। जब नॉट पूछे तो हम थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से आंसर करेंगे। लैक ऑफ नेटिव इंटेलिजेंस, फिजिकल डिफेक्ट, स्पेसिफिक बैकवर्डनेस, या फिर हेल्दी एनवायरनमेंट। बताइए एक बार, अगर इनका मन करे ना इसको थोड़ा सा खतरनाक बनाने का, तो इसको लिख देंगे नॉट की जगह, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटरेंट ऑफ बैकवर्डनेस। मतलब कौन सा एक रुकावट नहीं है बैकवर्डनेस में। बताइए एक बार। कोई बात नहीं विकास जी, कभी गलतियां होती हैं। हाँ, उस वही बिल्कुल सही कह रहे हो मिनी मोनिका। सुष्मिता दत्ता बहुत बढ़िया। ऐसे मिनी मोनिका इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है हमारे बीच कि अब इनका नाम लेते हुए डर लगता है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि इनका नाम जो है वो पता नहीं कौन सी सोर्स के थ्रू बुलवाया जाता है। ऐसा नहीं होता है, बस दिख जाता है। बताओ एक बार आंसर क्या होगा? हेल्दी एनवायरमेंट यानी स्वस्थ वातावरण। अगर हम बात करें तो पिछड़ापन का कारण क्या नहीं हो सकता? बच्चा पीछे रह गया किसी भी कारण से, या तो उसको नरिशमेंट ठीक से नहीं मिला, एनवायरमेंट अच्छा नहीं मिला, कोई और जेनेटिक कारण भी हो सकता है। नेटिव इंटेलिजेंस मतलब कि जो आसपास माहौल था या जो जीन्स थे वहां से वो इंटेलिजेंस उसको उस तरह की ना मिली हो, तब भी पिछड़ा रह सकता है। अगर आईक्यू कम हो तो फिजिकल डिफेक्ट हो कोई, तो ऐसा हो सकता है ब्रेन में डैमेज हो, कुछ हो, तब भी वो पीछे रह सकता है। स्पेसिफिक बैकवर्डनेस, कोई और बैकवर्डनेस हो सकती है, जैसे बहुत सारी होती है ना, इवन आपके कई ऐसे कारण हो सकते हैं, कुछ और हो गया, अटेंशन डेफिसिट हो, कुछ और हो, जिसकी वजह से वो पीछे रह गया हो बाकी बच्चों से। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप हेल्दी एनवायरमेंट दे रहे हैं, उसको बेहतर माहौल दे रहे हैं, अच्छी किताबें दे रहे हैं, अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छा स्कूल दे रहे हैं, अच्छे टीचर्स दे रहे हैं, और वो कारण हो पीछे रहने का। वो तो कारण आगे बढ़ने का होगा। अगर पीछे है भी तो कोई और कारण होगा। स्वस्थ एनवायरमेंट, स्वस्थ वातावरण किसी के लिए भी बेकार की बात नहीं होगी, यानी कि बैकवर्डनेस का कॉज नहीं होगा कभी भी। तो ये बेसिक बात है। क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 says डैश रिजल्ट्स फ्रॉम द डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन। भाई कौन सी एक जो चीज है, कौन सा एक डिसफंक्शन है इनमें से, जो ब्रेन में डिफरेंसेस के कारण या डिसफंक्शन के कारण, यानी फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम है या फिर स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है ब्रेन के, कौन सी चीज कॉज होगी इससे? टेंशन, बैकवर्डनेस, डिसलेक्सिया, या फिर नन ऑफ दीज? बताइए एक बार। हाँ उषा जी मजाक कर रही हूँ, ऐसे डर वर कुछ नहीं है। नहीं तो मैं ठीक है, थोड़ा माहौल लाइट रखने के लिए कुछ बोलती रहती हूँ। जितने भी लोग आज विनोद लिख रहे हैं ना, इनको अवार्ड दिलाएंगे हम। लाइक शेयर करते रहिएगा अगर सेशन पसंद आ रहा हो, हेल्प कर रहा हो थोड़ी बहुत। लती करनी, ओके फाइन, बहुत बड़े दिपेश। आंसर होगा इसका डिसलेक्सिया। ये बेसिकली ब्रेन डिसफंक्शनिंग या न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग के कारण हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल मतलब ब्रेन का जो वायरिंग है उसमें अंतर हो सकता है इस बच्चे के बाकियों से, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसका आईक्यू कम होगा या ये बिल्कुल आईक्यू की वजह से ऐसा है, ऐसा नहीं है। ये बच्चा भी सीख सकता है, बस इसकी वायरिंग अलग है। जो न्यूरोलॉजिकल क्या कहें बनावट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, जिसकी वजह से डिसलेक्सिया होगा। वो कुछ वर्ड्स को अलग तरीके से देखता है या पढ़ नहीं पाता, है ना। तो डिसलेक्सिया कारण है, रिजल्ट है किसका? फ्रॉम द डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इनका ब्रेन के कुछ स्ट्रक्चर में, फंक्शनिंग में, वो कैसे फंक्शन करेगा उसमें अंतर होने की वजह से डिसलेक्सिया होता है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चा जो है बुद्धू होगा। बस आप उसको पढ़ाने की जगह कुछ और तरीके भी अपना सकते हैं, उसको कुछ इसके तरीके होते हैं बेसिकली जिनको आप अपना सकते हैं, बड़ा लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके लिए अलग एक्टिविटीज आती हैं, स्पेशल एजुकेटर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द सोशली डिप्राइव्ड। कुछ बच्चे होते हैं जो सामाजिक रूप से वंचित होते हैं, यानी कि सामाजिक रूप से वंचित का मतलब क्या है? मतलब सोशली डिप्राइव्ड यानी समाज के किसी भी एक वर्ग से हैं जहां वो वंचित रह गए हैं कुछ अपॉर्चुनिटीज से, कुछ और चीजों से। अब इनमें से कौन सा एक कॉज नहीं है, इनमें से कौन सी प्रॉब्लम नहीं है जो सोशली डिप्राइव्ड बच्चे की होगी? बताइए एक बार। भाई ऐसे तो बच्चे ना जिनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पा रही है। बहुत बढ़िया शुभम, आंसर कीजिए। लैक ऑफ मोटिवेशन फॉर लर्निंग, नो अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप क्रिएटिविटी, हेल्दी कंडीशंस ऑफ देयर लिविंग, यानी कि उनके रहने की स्वस्थ स्थिति नहीं होगी, या फिर फेसिंग डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर इन द स्कूल, ऐसे बच्चों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना इनको करना पड़ता है। आंसर कीजिए एक बार, बताइए। सी होगा। कौन कह रहे हैं? प्रताप रुद्रा नारायण कह रहे हैं। ठीक है जी। नुपुर गुप्ता, अच्छा समझ गए नुपुर, आई गॉट यू। आज ही करते हैं आपका काम। देखिए एक बार, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द सोशली डिप्राइव्ड। मतलब सामाजिक रूप से वंचित बच्चे की एक समस्या नहीं होगी। तो ये समस्या नहीं होगी कि उसमें मोटिवेशन की कमी हो। मोटिवेशन हर बच्चे में, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, मोटिवेशन की कमी जो है ये समस्या नहीं है यहाँ, पहली बात। दूसरी बात, नो अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को उसकी डेवलप करने के लिए मौका नहीं दिया समाज ने उसे। कुछ एक आई थिंक आर के नारायण या कोई तो व्यक्ति हैं जो लिखते हैं इसके ऊपर कि जब वो स्कूल में गए, क्योंकि वो किसी एक जाति से थे, किसी एक धर्म से थे, किसी एक समाज से थे, तो उनको झाड़ू लगाने का काम दे दिया टीचर ने। ये लिटरेचर में कोई एक ऐसी चीज है, या ऐसे कितने सारे एग्जांपल्स हैं जिनको हमने सिर्फ जाति के आधार पर नहीं, बहुत सारे वर्ग के आधार पर, बहुत सारे सोशली डिप्राइव्ड होने के बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो इन बच्चों को इनकी क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इनको अलग थलग कर दिया गया। तो ये बात तो ठीक है, ये तो प्रॉब्लम है, बट हमसे नॉट पूछा है। हेल्दी कंडीशंस ऑफ देयर लिविंग, उनके रहने की अच्छी कंडीशंस,
भाई इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर सी होना चाहिए। हेल्दी कंडीशंस ऑफ देयर लिविंग फेसिंग डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द सोशली डेप्राइव्ड। सोशली डेप्राइव्ड बच्चे की कौन सी समस्या नहीं होगी? हेल्दी कंडीशंस ऑफ देयर लिविंग, लैक ऑफ मोटिवेशन फॉर लर्निंग। अगर मोटिवेशन की कमी हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बात ये नहीं कही कि बच्चे में ऑटोमेटिकली मोटिवेशन कम होगी, बट कमी हो सकती है क्योंकि उसको इग्नोर किया गया होगा। तो इस केस में हम आंसर सी के साथ जाएंगे, ये बेहतर है। ठीक है बात, तो आंसर रहेगा इसका सी, क्योंकि अच्छी कंडीशन प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी कंडीशन प्रॉब्लम थोड़ा होती है। क्वेश्चन 10 है, इन टीचिंग प्रोसेस स्टूडेंट इज। भाई टीचिंग प्रोसेस में तीन तरह की चीजें होती हैं, एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है इंटरवीनिंग वेरिएबल और तीसरा होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब इनमें से एक चीज पूछिए आपसे, इन टीचिंग प्रोसेस स्टूडेंट क्या है, छात्र क्या है शिक्षण प्रक्रिया में? निर्भर चर है, इंडिपेंडेंट है, इंटरवीनिंग है, नन ऑफ दी अबव। आंसर कीजिए, काम का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। थैंक यू रंजीत, बिल्कुल बताइए एक बार, आपका नाम क्या है? अभिनीत कह रहे हैं, ऐसा गालिब का शेर याद आ जाएगा मुझे, नाम पूछोगे तो बताओ एक बार, आंसर करो एक बार। नित्या बताइए, बी कह रहे हैं आप लोग, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट है कौन? टीचर, इंडिपेंडेंट है टीचर और डिपेंडेंट है बच्चा, स्टूडेंट। ठीक, और इंटरवीनिंग है जो बीच में मध्यस्थ चर जिसको हम कह सकते हैं, वो है आपका लर्निंग एक्सपीरियंस, करिकुलम, एनवायरमेंट, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है बात, तो ये तीन चर होते हैं। निर्भर कौन है? बच्चा है, आपके करिकुलम पे भी और आपका टीचर पे भी, क्योंकि आपने चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी तो बना दी, लेकिन अगर आपने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया या उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है ये तो काम टीचर का है ना, तो उसके हिसाब से फिर चीजें जो हैं बटी हुई हैं। तो इस केस में अगर हम देखना चाहें तो ये आप मानचित्र तो नहीं कहेंगे, उसको चित्र ही कह देंगे हम, बेसिकली एक फ्लो चार्ट जैसा कह सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर कौन है? टीचर, स्वतंत्र चर है शिक्षक। ठीक, इंटरवीनिंग मतलब मध्यस्थता, बीच में मध्यस्थ चर है लर्निंग एक्सपीरियंस, करिकुलम, जो आप कहना चाहें। ठीक है बात। तीसरा पॉइंट है डिपेंडेंट, कौन निर्भर है इन दोनों पे? तो विद्यार्थी, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स हैं, चर हैं जो प्रभावित होते रहते हैं एक दूसरे से, ये कह सकते हैं हम। क्लियर हो गई बात यहां तक की? कोई बात नहीं। बीके सुगंधा जी, आउट ऑफ 10 कितने ठीक हुए? क्वेश्चंस अच्छे थे, वो एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिनको नोटिफिकेशन ना जाता हो वो सब्सक्राइब करके ये बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। आजकल नोटिफिकेशन जो है समस्या रहती है यूट्यूब में, क्योंकि इतने सारे चैनल्स हैं और आपने बहुत सारे सब्सक्राइब किए होंगे, जिनका ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं होगा उनका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब नहीं दिखाएगा। ठीक है बात, और बाकी चीजें नॉर्मल हुई। आउट ऑफ 10 कितने ठीक हुए वो आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा।